परछाई एपिसोड 253। अब आगे रेयांश श्रेया से कहता है, तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया अपना नाखून चबाना बंद कर देती है और किसी सोच में चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गई हो। कुछ देर तक जब श्रेया रेयांश को जवाब नहीं देती तो रेयांश थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आवाज सुनकर श्रेया होश में आती है। वो अब और भी परेशान हो जाती है और फिर उसे अपने नाखून अपने मुंह तक ले जाने लगती है। जैसे ही श्रेया की उंगलियां उसके होठों तक पहुंचती है, रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल कार की ब्रेक लगा देता है। रेयांश के ऐसा करने से श्रेया घबरा जाती है। रेयांश श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है, अगर फिर तुमने अपने नाखून चबाए तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। ये सुनकर श्रेया और भी ज्यादा डर जाती है और अपनी उंगलियों को देखने लगती है। श्रेया घबराते हुए कहती है, आपने यहाँ कार क्यों रोका? रेयांश कहता है, तुम्हें क्या लगता है? श्रेया और भी ज्यादा घबराते हुए कहती है, आप मुझे उस साए के पास तो नहीं छोड़ दोगे ना? श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश की पकड़ श्रेया पर लूज हो जाती है। उसे फिर से अपनी गलती याद आ जाती है जिसका उसे सबसे ज्यादा पछतावा था। रेयांश साफ समझ पा रहा था कि श्रेया उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है। रेयांश श्रेया का हाथ छोड़कर कार स्टार्ट करते हुए कहता है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। ये कहकर रेयांश कार आगे बढ़ा देता है। कार स्टार्ट होते ही श्रेया एक चैन की सांस लेती है। उसे यकीन हो जाता कि रेयांश उसे उस साए को तो नहीं दे रहा। रेयांश ड्राइव करते हुए श्रेया की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे कहीं भी छोड़ दूंगा? श्रेया क्यूट सा चेहरा बनाकर सोचने लगती है। सोचते हुए उसकी उंगलियां फिर से उसके मुंह तक जाने लगती है। लेकिन तभी श्रेया की नज़र रेयांश पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। श्रेया डरकर फौरन अपना हाथ नीचे कर लेती है। ये देखकर रेयांश को हंसी आ जाती है, लेकिन वो हंसी रेयांश अपने चेहरे तक नहीं आने देता। श्रेया कहती है, आपने उस रात मुझे वहां क्यों छोड़ा था? अगर वो साया मुझे मार देता तो? श्रेया की बात सुनकर रेयांश की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। उसे श्रेया से ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिर्फ रेयांश ही जानता था कि वो बेवकूफ़ी करने के बाद उसकी क्या हालत हुई थी। रेयांश के पास श्रेया के उस सवाल का जवाब नहीं था। वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दो। क्या तुम अपने मॉम डैड के बारे में जानती हो? श्रेया कहती है, पापा का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। रेयांश फौरन कहता है, कौन थी वो? मेरा मतलब तुम उनके बारे में क्या जानती हो? रेयांश श्रेया के पेरेंट्स के बारे में इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसे श्रेया के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। रेयांश जान गया था कि श्रेया एक नॉर्मल लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है ये उसे पता करना था। श्रेया कहती है, वो कौन थी? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये कहते हुए श्रेया अपने मोबाइल में कुछ ढूंढने लगती है। रेयांश क्यूरियस होकर श्रेया को ही देख रहा था। श्रेया अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर रेयांश को दिखाती है और कहती है, देखिए, ये है मेरी मम्मी। रेयांश उस तस्वीर को गौर से देखते हुए कहता है, लेकिन ये तो काफी पुरानी तस्वीर है। श्रेया कहती है, हाँ, मुझे बस यही एक तस्वीर मिली जिसे मैंने मोबाइल में ले लिया। रेयांश कहता है, लेकिन तुम्हारी मॉम को हुआ क्या था? तुम ऑर्फनेज कैसे? श्रेया थोड़ी मायूस होकर कहती है, ये एक सैड स्टोरी है जो पूरे मनाली में फेमस है। रेयांश कहता है, कैसी स्टोरी? श्रेया कहती है, मेरा ऑर्फनेज मनाली में है। सिस्टर मैरी ने मुझे इसके बारे में बताया था। एक रात जब सभी ऑर्फनेज में सो रहे थे, तभी आधी रात को कोई बार बार ऑर्फनेज का डोरबेल बजा रहा था। तब वहां की एक सिस्टर ने ये सोचकर दरवाज़ा खोला कि शायद ऑर्फनेज में कोई बच्चा लेकर आया है। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक प्रेग्नेंट लेडी थी। तब तक उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और वो दर्द से तड़प रही थी। सिस्टर ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। वो प्रेग्नेंट लेडी मेरी मम्मी थी। ऑर्फनेज का स्टाफ उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन मेरे पैदा होते ही मम्मी। श्रेया इससे आगे कुछ कह नहीं पाती। अब वो बहुत उदास लग रही थी। सारी बात सुनकर रेयांश भी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वो कहता है, तो क्या कोई नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम कौन थी और कहाँ से थी? श्रेया कहती है, नहीं, जब वो ऑर्फनेज आई थी तब उनके पास एक छोटा सा बैग था, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मम्मी की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता। बस उसमें उनकी एक तस्वीर थी। कुछ देर रुकने के बाद श्रेया कहती है, शायद वो किसी से भाग रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी और मेरे लिए सिर्फ एक तस्वीर छोड़ दिया। ये सुनकर रेयांश चौंक जाता है।
वो श्रेया से कहता है, इसका मतलब उन्हें। श्रेया रेयांश की बात काटते हुए कहती है, हाँ, शायद उन्हें पता था कि वो नहीं बच पाएंगी। हॉस्पिटल जाते हुए ही उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टर मैरी को दे दी थी। शायद उन्हें पता था मैं थोड़ी। ये कहते हुए श्रेया फिर से खामोश हो जाती है। उसे फौरन एहसास होता है कि वो ऐसा कुछ कहने जा रही थी जो उसे बिल्कुल नहीं कहना था। रेयांश कहता है, थोड़ी क्या? श्रेया टॉपिक बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया था। रेयांश श्रेया से आगे कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि श्रेया क्या कहने वाली थी, यही कि वो दूसरों से थोड़ी अलग है। श्रेया को नहीं पता था कि रेयांश ये बात पहले से जानता है। कुछ ही देर में श्रेया का हॉस्टल आ जाता है और रेयांश कार रोक देता है। कार के रुकने पर श्रेया अपना सीट बेल्ट निकालती है और रेयांश से कहती है, गुड नाइट सर। रेयांश सामने देखते हुए कहता है, हम। श्रेया अजीब सा मुंह बनाकर रेयांश को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। रेयांश श्रेया के उस एक्सप्रेशन को देख लेता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। श्रेया आराम से चलते हुए हॉस्टल के अंदर चली जाती है। श्रेया के अंदर जाने के बाद रेयांश भी वहां से चला जाता है। कार ड्राइव करते हुए रेयांश किसी को कॉल करता है। उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। कॉल रिसीव होने पर रेयांश कहता है, श्रेया का मोबाइल हैक करो। उसके मोबाइल में जितने भी इमेजेस हैं, मुझे 10 मिनट में सारे चाहिए। ये कहकर रेयांश कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद रेयांश कहता है, मुझे जल्द ही पता करना होगा कि श्रेया की मॉम कौन थी और वो किससे छिप रही थी। दूसरी तरफ विराज अपने प्राइवेट जेट से शिमला जा रहा था। वो अपनी सीट पर सर टेक कर बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। विराज के दिमाग में शुरू से अब तक की सारी बातें चल रही थी। विराज को अब तक ये तो समझ आ गया था कि युवराज ने उसे यहाँ किसी मकसद से भेजा है, लेकिन विराज ये नहीं समझ पा रहा था कि युवराज ने उसे ये सब क्यों छुपाया था। विराज निशा और विवेक को तो जानता था, लेकिन कभी उसे समायरा के बारे में नहीं बताया गया और न ही उस साई के बारे में। युवराज और सुहानी ने विराज से अपने पास्ट के बारे में बहुत सी चीजें छुपाई थी। विराज को अब तक ये तो अंदाजा हो गया था कि उसके पेरेंट्स ने समायरा और बाकी के लोगों के साथ मिलकर उस साई को खत्म किया था, लेकिन अभी भी बहुत से राज थे जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। इस वक्त विराज के दिमाग में 2 सवाल चल रहे थे। पहला ये कि युवराज ने उसे किस मकसद से देहरादून भेजा है, और दूसरा 21 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि युवराज अपनी फैमिली के साथ यूएसए शिफ्ट हो गया और कभी वापस नहीं आया। यही सब सोचते हुए विराज की प्लेन शिमला में लैंड करती है। विराज का स्टाफ उसका साथ शिमला आया था। वहां बहुत से लोग विराज को वेलकम करने आए थे, लेकिन विराज को इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो उन सब को इग्नोर करके अपनी कार के पास चला जाता है और ड्राइवर से कार कीज लेकर अकेले वहां से निकल जाता है। विराज का पीए आशीष चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। शिमला की सड़क पर विराज की कार बड़ी तेजी से चल रही थी। आज वो 21 साल बाद शिमला आया था। विराज के बचपन के कुछ साल शिमला में ही बीते थे, लेकिन उसे यहाँ के बारे में कुछ खास याद नहीं था। वो 5 साल का था जब उसकी फैमिली यूएसए शिफ्ट हो गई थी। कुछ ही देर बाद विराज की कार जंगल के बीच के उस सुनसान सड़क पर चलने लगती है। सुबह के 4 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। उस खामोशी के बीच विराज की कार की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो कार रुक जाती है। विराज कार से बाहर निकलकर अपने सामने देखने लगता है। वो इस वक्त पुराने रोड पर खड़ा उस विशिंग वेल को देख रहा था। अपने डैड की तरह युवराज एनर्जी फील कर सकता था और उस जगह पर विराज को बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। विराज उस विशिंग वेल को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब से वो देहरादून आया था और जब से उसने अपने पेरेंट्स के पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश की थी, तब से इस विशिंग वेल का नाम बार बार सामने आ रहा था। फाइनली आज वो विशिंग वेल विराज के सामने था। वो चलते हुए विशिंग वेल के बिल्कुल पास आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे विशिंग वेल विराज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। विराज अपने कदम आगे बढ़ाकर विशिंग वेल में झांकने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही विराज जैसे अपने होश में आता है। अगले ही पल उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, ये तुम क्या कर रहे हो? एपिसोड 254। अब आगे। विराज अपने कदम आगे बढ़ाकर विशिंग वेल में झांकने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही विराज होश में आता है। अगले ही पल उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, ये तुम क्या कर रहे हो? विराज को समझ नहीं आता कि पीछे खड़ा इंसान उससे ऐसा क्यों कहा रहा है। अगले ही पल विराज को एहसास होता है कि उस लड़की की आवाज थोड़ी नीचे से आ रही है।
विराज अपना सर झुकाकर नीचे देखता है। अपने नीचे देखते ही विराज हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो इस वक्त विशिंग वेल की रेलिंग पर खड़ा था और उसका एक पैर आगे बढ़ गया था। अब तक विराज को ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर खड़ा विशिंग वेल के अंदर देखने वाला था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वो उस कुएं में कूदने वाला था। इससे पहले विराज और कुछ समझ पाता, वो हाथ जिसने उसे पीछे से पकड़ रखा था विराज को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही विराज कुएं की दूसरी तरफ जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरते ही विराज के आंखों की पुतलियां लाल हो जाती है। विराज को जिस जगह पर कुछ बहुत गलत लग रहा था, कोई बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी विराज फील कर पा रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुम ठीक हो ना? वो आवाज सुनते ही विराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से खोलता है। अब विराज की आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। विराज फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही विराज वहां से उठता है, उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखते ही विराज की आंखें उस पर रुक जाती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारे से होंठ और काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वो लड़की विराज को देखते हुए कहती है, आप ठीक तो हैं ना? विराज देखता है कि वो लड़की काफी घबराई हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी पलकें अब भारी होने लगी थी। विराज को समझ नहीं आता कि इस वक्त कोई लड़की इस हालत के विशिंग वेल के पास क्या कर रही है। विराज उस लड़की से कहता है, कौन हो तुम? और यहाँ? विराज इतना ही कह पाया था, तभी वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। विराज बिना एक पल गंवाए उस लड़की को थाम लेता है। विराज का हाथ उस लड़की की कमर पर था और अब वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर विराज उसे अपने और करीब ले आता है और उसके झूलते हुए सर को संभालने के लिए अपना एक हाथ उसके सर के पीछे रख देता है। विराज जैसे ही उसके सर को पकड़ता है, उसे कुछ नमी सी महसूस होती है। विराज अपने उसी हाथ को अपने सामने लाता है। वो देखता है कि उसका हाथ खून से भीगा हुआ है। विराज को ये समझने में देर नहीं लगती कि शायद उस लड़की पर किसी ने अटैक किया है और वो किसी से भाग रही है। विराज यही कैलकुलेट कर रहा था, तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ ही देर बाद वहां 15 से 20 लोग पहुंच जाते हैं। विराज को बात अब समझ आ रही थी। वो सभी लोग विराज के सामने आकर रुक जाते हैं और उसकी बाहों में बेहोश उस लड़की को देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी विराज से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो इस लड़की को हमें दे दे। विराज अपने पूरे एटीट्यूड में बस एक ही शब्द कहता है, नहीं। विराज का जवाब सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिरी बार तुझसे कह रहा हूं, तू नहीं जानता कि ये कौन है। इसे हमें दे दे, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। कुछ देर बाद विराज अपनी बाहों में उस लड़की को लिए हुए अपनी कार तक ले आता है और उसे कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। वहीं विशिंग वेल से कुछ दूर जमीन पर वो सभी आदमी घायल पड़े दर्द से कराह रहे थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उनकी काफी अच्छी सी खातिरदारी की गई है। विराज के वहां से जाने के बाद विशिंग वेल के अंदर एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज कह रही थी, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत है। कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, वो भी जल्द ही आ जाएगी। इसके बाद फिर से वहां खामोशी छा जाती है। विराज उस लड़की को दीवान विला में लेकर आ जाता है। वो लड़की अभी भी बेहोश थी। उसके सर पर काफी चोट आई थी, लेकिन विराज ने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। डॉक्टर से उस लड़की का चेकअप कराने के बाद विराज उसे एक रूम में छोड़कर वहां से चला जाता है। सुबह के 9 बजे थे। विराज रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे तो विराज शिमला किसी और मकसद से आया था, लेकिन आज वो शिमला की अपनी कंपनीज को भी देखना चाहता था। ये जगह विराज के लिए स्पेशल थी, क्योंकि उसके डैड ने यहीं से शुरुआत की थी। विराज ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक मंदिर पर जाती है। उस मंदिर को देखकर विराज की नज़रें उसी पर रुक जाती है। विराज कार से उतरकर उस मंदिर के अंदर चला जाता है। बचपन में विराज अक्सर सुहानी के साथ यहाँ आया करता था। वो मंदिर शिमला की एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। मंदिर और उसके बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। विराज उस नज़ारे को देखते हुए वहां घूम रहा था। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम युवराज के बेटे हो? युवराज का नाम सुनते ही विराज पीछे मुड़कर देखता है। वहां एक बहुत बुजुर्ग पंडित खड़े थे। विराज उन्हें देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता? पंडित जी कहते हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो।
बचपन में तुम अपनी माँ के साथ अक्सर यहाँ आया करते थे। तब तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसने कई बार मुझे तुम्हारी कुंडली दिखाई थी। पंडित जी की बात सुनकर विराज को सुहानी की याद आ जाती है। वो पंडित जी से कहता है, हाँ मॉम, मेरी छोटी से छोटी बात से बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। पंडित जी कहते हैं, उसका परेशान होना जायज़ है। बचपन से ही तुम्हारी कुंडली में कुछ दोष थे। विराज कहता है, मैं इन सब में नहीं मानता। पंडित जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विराज पंडित जी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो बुजुर्ग थे और विराज उनसे बहस नहीं करना चाहता था। पंडित जी आगे कहते हैं, अरे हाँ, और तुम्हारी बहन कैसी है? पंडित जी का सवाल सुनकर विराज चौंक जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, मेरी बहन? पंडित जी कहते हैं, हाँ तुम्हारी बहन, युवराज की बेटी। वो तुमसे 5 साल छोटी होगी ना? विराज को पंडित जी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो पंडित जी से कहता है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरी कोई बहन नहीं है। पंडित जी कहते हैं, ये असंभव है। तुम्हारी एक बहन होनी चाहिए। विराज को अब पंडित जी की बातों से इरिटेशन हो रही थी। वो पंडित जी से कहता है, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? पंडित जी अपनी बात पर जोर देकर कहते हैं, मैंने युवराज और सुहानी की कुंडली देखी थी। उनके 2 संतान के योग थे। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। विराज को पंडित जी अब पागल लग रहे थे। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विराज के जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का वही वर्ष अब शुरू होने जा रहा है जिसका तुम्हारी माँ को डर था। दूसरी तरफ रेयांश अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसका लैपटॉप था। रेयांश लैपटॉप को बड़े ध्यान से देख रहा था। उस लैपटॉप में श्रेया की मां की वही तस्वीर थी जिसे श्रेया ने रेयांश को दिखाया था। रेयांश ने श्रेया का मोबाइल हैक करके उसके मोबाइल से सारे फोटोज निकलवा लिए थे। ऑफिस में बैठे हुए रेयांश किसी को कॉल करता है। कॉल आंसर होने पर रेयांश कहता है, एक तस्वीर भेज रहा हूँ। मुझे इस लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मोबाइल से आवाज आती है, ओके सर। रेयांश कहता है, और ध्यान से, मुझे लगता है इस लेडी के साथ जरूर कुछ तो गड़बड़ था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।